बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम यूनिट 3 की वोकैबुलरी एंड ग्रामर करेंगे। वोकैबुलरी एंड ग्रामर में सबसे पहले हमारे पास है ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस वो लफ्ज़ और जुमले होते हैं जो कि आइडियाज़ को और जुमलों को कनेक्ट करते हैं आपस में, या पैराग्राफ लिखने में मदद देते हैं और राइटिंग में फ़्लो पैदा करते हैं। दे हेल्प गाइड द रीडर, ये रीडर को गाइड करते हैं कि सेंटेंस को पढ़ने में मदद देते हैं उसकी सोच के मुतालिक, यानी जो राइटर ने लिखा है वो रीडर तक उसकी लॉजिक जो है, लॉजिकल प्रोग्रेशन जो है वो पहुंच सके। मेकिंग द टेक्स्ट मोर ऑर्गेनाइज एंड ईजी टू फॉलो, यानी कि टेक्स्ट को जो लिखा है टेक्स्ट, यानी कि जो पैराग्राफ लिखा हुआ है राइटर ने, उसको समझने के लिए और उसको आसानी से फॉलो कर सके, यानी कि उसके जो मैसेज उसको समझ सके। हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस में यहाँ पे दो टाइप्स हैं, एक कंपैरिजन किया है और एक कंट्रास्ट किया है। कंपैरिजन वो चीज़ है जो कि सेम है, जैसे सिमिलरली है, तो सिमिलरली का मतलब होता है एक जैसा, और लाइक वाइज का मतलब होता है एक तरह। इन द सेम वे, इसी तरह। कंपेयर टू, यानी कि दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन कर देना। जस्ट एज, सिर्फ। आगे हमारे पास कंट्रास्ट। कंट्रास्ट ये जो है कि ये भी लफ्ज़ों के सेंटेंसेस में यूज़ हो रहा होता है, पैराग्राफ में राइटिंग के दौरान ही लिखते हैं। और इसमें सबसे पहले हाउ एवर का मतलब है ताहम। ऑन द अदर हैंड, यानी कि दूसरी तरफ। इन कंट्रास्ट, दो चीज़ों का आपस में कंट्रास्ट कर देना। आगे है नेवरथिलेस, इसका मतलब है इसके बावजूद। कन्वर्सली, इसके बरक्स। इसके हमारे पास एक्सरसाइज है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइस। हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स है। द मूवी वाज इंटरटेनिंग, हाउएवर द बुक वाज मोर डिटेल। द मूवी वाज इंटरटेनिंग, मूवी बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग थी, ताहम द बुक वाज मोर डिटेल, लेकिन किताब जो है बहुत डिटेल में थी। अयान स्टाल, अयान लंबल है। नेवरथिलेस, हिज सिस्टर इज़ क्वाइट शॉर्ट, उसके बावजूद उसकी बहन छोटी है। आवर स्कूल फोकसेस मोर ऑन साइंस, हमारा स्कूल जो है वो साइंस पे फोकस कर रहा है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द नेबरिंग स्कूल फोकसेस ऑन द आर्ट, दूसरी तरफ जो स्कूल है वो आर्ट्स पे फोकस करवा रहे हैं। टॉम लाइक्स टू स्टडी इन द मॉर्निंग, टॉम जो है वो सुबह पढ़ना पसंद करता है। इन कंट्रास्ट, और इसके मुकाबले में, हिज रूममेट प्रेफर्स लास्ट नाइट स्टडिंग, लेकिन जो उसका रूममेट है वो रात को पढ़ना बेहतरीन समझता है। शी एंजॉय प्लेइंग बास्केटबॉल, वो बास्केटबॉल को एंजॉय करती है या खेलना पसंद करती है। कन्वर्सली, उसके बरक्स, हर ब्रदर प्रेफरेड सॉकर, उसका भाई फुटबॉल खेलना प्रेफर करता है यानी पसंद करता है। Identify the transitional devices used in the passage. Also differentiate if the device is of comparison or contrast. फिलिंग द ब्लैंक्स के नीचे हमारे पास पैराग्राफ है, पेज नंबर 42 पे। ये पैराग्राफ के में जो है इसमें ट्रांजिशनल डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करना हमने देखना है, और जो कंपैरिजन और कंट्रास्ट वाले जो लफ्ज़ हैं उनको अलग-अलग करके लिखना है। आप पेज 42 में देखें तो हमारे पास फिलिंग इन द ब्लैंक्स के नीचे जो पैराग्राफ है आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से शुरू हो रहा है और लॉन्ग टर्म पे ख़त्म हो रहा है। इसमें जो कंपैरिजन लफ्ज़ हैं, जो एक जैसे लफ्ज़ हैं, वो सिमिलरली है और लाइक वाइज है, जबकि कंट्रास्ट में जो लफ्ज़ है हमारे पास वो कन्वर्सली है और हाउ एवर है। सॉरी, मैंने इसमें तीसरा लफ्ज़ ऐड नहीं किया। आप लोग पैराग्राफ की दूसरी लाइन के सेकंड लाइन पे फर्स्ट वर्ड देखें, इन कंट्रास्ट, तो वो भी कंट्रास्ट में ही आएगा। आगे हमारे पास रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सूटेबल पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इसकी एक्सरसाइज करते हैं। डू यू नो हिम,
हिम अगर यहाँ पे ये डैश ही इज़ माई ब्रदर, तो हिम जो है वो लड़के के लिए यूज़ होता है और ब्रदर ऑब्वियसली लड़के के लिए यूज़ होता है ही। तो अरीबा इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर, अरीबा ग्रेट क्रिकेटर है। डैश हैज़ वॉन मैनी कंपटीशंस, अरीबा ज़ाहिर सी बात है लड़की है तो उसके लिए शी यूज़ होगा। वुड डैश टू गो टू द मूवीज़ विद रुबाब, तुम रुबाब के साथ मूवी देखने जाओगे तो यू, तो इसमें यू यूज़ होगा। वैन गोग, वैन गोग क्या है, एक आदमी है, उसके लिए हिज यूज़ हो रहा है। पर्सनल प्रोनाउंस में जो है उसकी नाउन में तो नाम वगैरह यूज़ हो रहा था और प्रोनाउंस में हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ हो रहते हैं लड़का लड़की सब के लिए। टीम है अगर कोई कुछ भी है तो यहाँ पे ही है, लेकिन वैन गोग जो है आदमी है तो आदमी के लिए तो ज़ाहिर बात है ही यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे इसका उसके नाम की जगह हम लोग यहाँ पे हिज लगाएंगे। वन ऑफ हिज फेमस वर्क्स इज़ दी स्टारी नाइट। आगे हमारे पास व्हेन दी इंसिडेंट हैपन, ज़राक वाज प्रेजेंट देयर डैश शी वाज द ओनली विटनेस ऑफ द इवेंट। यहाँ पे आप लोग नाम से अंदाज़ा लगा लें, ज़राक तो ज़राक लड़की का नाम होता है और इसके लिए हम लोगों ने शी यूज़ किया है। द डॉग गिव बर्थ टू मैनी पपीज़, वुड डैश लाइक टू हैव वन ऑफ डैश, तो जहाँ पे मैनी के लिए यूज़ हो रहा है वहाँ पे देम होगा और इसमें वुड की जगह वुड के साथ यू लग जाएगा। रिजवान एंड मुनीबा, अब ये दो बंदे हैं तो दो बंदों के लिए वो ज़ाहिर बात है आर सिबलिंग्स, दोनों बहन भाई हैं। डैश कैम टू विज़िट दी म्यूज़ियम, तो अब ये तो नहीं हम कह सकते कि ये बहन भाई आए हैं, तो इसके लिए हमने दे का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। दिस इज़ नुमान, ये नुमान है। डैश इज़ द क्लास मोनीटर, तो ज़ाहिर बात है लड़के के लिए ही यूज़ होगा। अगर हमारे पास टीम वॉन द मैच, तो ज़ाहिर बात है टीम जो है वो सारों में आ जाती है, तो हम लोग बार बार टीम का लफ्ज़ तो नहीं यूज़ करेंगे। डैश प्लेड सरप्राइजिंगली वेल, तो इसकी टीम की जगह दे यूज़ हो रहा है। माय ब्रदर ब्रॉट अ न्यू फ़ोन, मेरे भाई ने नया फ़ोन ख़रीदा, तो ज़ाहिर बात है भाई यूज़ हो रहा है लफ्ज़, तो भाई के लिए भी ही यूज़ होगा। बट ही डज़ नॉट लाइक दैट मच, लेकिन वो उसे इतना पसंद नहीं करता डैश दैट मच। आगे हमारे पास रीड द सेंटेंसेस एंड रीराइट दीज विद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पे एडजेक्टिव की थोड़ी सी डेफिनेशन बता देती हूँ अपने अल्फाज में। डेफिनेशन किसी चीज़ की क्वालिटी को ज़ाहिर करती है, चाहे वो बुरी है या अच्छी है। तो ये लफ्ज़ हमारे पास यहाँ पे आगे पीछे हैं, तो इन लफ्ज़ों को हम लोगों ने तरतीब से लिखना है। तो हमारे पास फ़र्स्ट जो लफ्ज़ था, अली saw a black cat, small black cat. I bought a new leather bag. We had a delicious homemade Italian dinner. Shafaq wore a beautiful red Sindhi dress. और जो पांचवा वर्ड है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटा लिखा हुआ है, तो मैं इसको आपको थोड़ा सा बड़ा करके बता देती हूँ। 5 नंबर पे जो है वो बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ही लिव्स इन अ बिग मॉडर्न स्पेनिश विला। द स्टूडेंट सॉल्व्ड अ कम्प्लेक्स डिफ़िकल्ट मैथ प्रॉब्लम। 8वां भी बिल्कुल ठीक है, इसमें चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है। 9 है, शी रिसीव्ड अ लवली गोल्ड नेकलेस। और 10वां जो है, दे फाउंड एन ओल्ड अबंडन जर्मन कार। आगे हमारे पास एक्सरसाइज एडजेक्टिव फ्रेज़। हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज़ की एक्सरसाइज आ रही है, लेकिन थोड़ा सा एडजेक्टिव फ्रेज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। एन एडजेक्टिव फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों का एक ग्रुप होता है दैट फंक्शंस एन एडजेक्टिव, जिसके फंक्शंस एडजेक्टिव की तरफ होते हैं। मैंने आपको एडजेक्टिव का मतलब बताया। एडजेक्टिव किसी इंसान की क्वालिटी को ज़ाहिर कर रहा होता है, चाहे वो अच्छी है या बुरी, यानी उसकी खुसूसियात को ज़ाहिर कर रहा होता है। विद इन अ सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर, ठीक। प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो थोड़ी इजाफी मालूमात भी फ्राहम करता है किसके बारे में, अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन के बारे में फ्राहम कर रहा है और प्रोनाउन के बारे में फ्राहम कर रहा है। एडजेक्टिव फ्रेजेस टाइपिकली
consists of an adjectives along with its modifiers और qualifiers। वही चीज़ मैंने आपको बताया है कि adjective phrase भी बिल्कुल उसी तरह adjective ही की तरह बनता है जो कि modify कर रहा होता है qualifiers, यानी कि किसी चीज़ की क्वालिटी को बयान कर रहा होता है, चाहे वो अच्छी है या बुरी। ठीक, कोई भी क्वालिटी हो सकती है किसी चीज़ की, यानी छोटा होना या बड़ा होना, तो ये भी क्वालिटी ही है। दे हेल्प टू डिस्क्राइब, वो इसकी मदद करते हैं बयान करने में। एंड मॉडिफाई नाउन्स, और नाउन को मॉडिफाई करने में मदद करते हैं, और प्रोनाउंस को भी। एडिंग डिटेल, थोड़ी सी डिटेल ऐड होती है इसमें, और स्पेसिफिसिटी, थोड़ी सी खुसूसियत भी ऐड होती है टू द सेंटेंस में। अच्छा, तो हमारे पास एक्सरसाइज है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेजेस की एक्सरसाइज दी गई है। बिल्कुल ये सिंपल वर्ड्स हैं, इनमें आप लोगों ने एडजेक्टिव फ्रेजेस को अंडरलाइन करना है। पेज नंबर हमारे पास 46 पे है। इसमें जितने भी एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं उनको अंडरलाइन करना है। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ इसमें कि इनकी जो मीनिंग्स है थोड़ा बहुत आपको वो भी बता देती हूँ। ऑन टॉप ऑफ द हिल, तो नंबर 1 पे हमारे पास ऑन टॉप ऑफ द हिल यानी पहाड़ की चोटी पर। तो आगे हमारे पास चार्मिंग लिटिल कैफ़े, दिलकश छोटा कैफ़े। विद स्पार्कल एंड सीक्वेंस, तो चमक के साथ और सीक्वेंस के साथ। विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ। ऑफ एनर्जेटिक किड्स, मुतहरक बच्चों की, जो एनर्जिक होते हैं बच्चे। दी ओल्ड क्रिकी, पुराना टूटा हुआ, साथ इसके डोर लिखा हुआ है यानी पुराना टूटा हुआ दरवाज़ा, उस पर फोकस है। विद ग्राउंड ब्रेकिंग रिजल्ट्स, शानदार नताइज के साथ। विद फ्रेश लोकली सोर्स इंग्रेडिएंट्स, मकामी तौर पर हासिल करदा ताज़ा अज्जा के साथ। विद दी वेजिंग टेल, हल्ती धुम के साथ। स्टूडेंट विद दी ब्रिलियंट आइडिया, शानदार ख्याल के साथ स्टूडेंट। अगर हमारे पास रीड द पैराग्राफ विद गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट यूज द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कंसिडर हाउ द टेंस इज एम्प्लॉयड टू कन्वे एक्शंस हैपनिंग इन द फ्यूचर। हमारे पास पैराग्राफ दिया गया है, नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़ें और इसमें लिखा हुआ है इनकी जुमलों की निशानदेही करें जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, और समझाएं हाउ द टेंस इज़ एम्प्लॉयड टू कन्वे एक्शंस हैपनिंग इन द फ्यूचर, और ये कि लफ्ज़ के मुस्तकबिल में इस्तेमाल होने वाली कार्रवाइयों को पहचानने के लिए क्या किया जा सकता है। तो हमारे पास ये पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ को मैं आपको ट्रांसलेट करके बताती हूँ। As the sun sets, Sarah looks forward to her upcoming trip. तो जैसे ही सूरज बैठता है, सारा ने अपने आने वाले सफ़र की मुंतज़िर है। She has packed her bags, और वो अपने बैग्स पैक करती है, और and will travel to the Serene Mountains, और वो पहाड़ों का सफ़र करेगी। तो यहाँ पे will जो है वो ज़ाहिर सी बात है फ्यूचर के लिए यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब है। द जर्नी वो नॉट टेक लॉन्ग, सफ़र में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। एंड शी विल एक्सप्लोर द पिक्चर्स क्यू लैंडस्केप्स, और वह दिलकश मनाज़र को तलाश करेगी। शी शैल स्टे इन अ कोजी कैबिन, वो आरामदेह कैबिन में रहेगी। एंड विल हाइक टू द माउंटेन टॉप एट सनराइज़, और सनराइज़ होते ही वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाएगी, यानी कि सूरज के तुलू होते ही। सारा जानती है
दैट हिज दिस एडवेंचर विल क्रिएट लास्टिंग मेमोरीज, ये बहुत ज़्यादा देर पा मेमोरी को पैदा करेगा, यानी छोड़ जाएगा उसके जहन में। एंड शी वो नॉट फॉरगेट ब्रीथिंग व्यूज़, और वो सांस लेने के नज़ारे नहीं भूलेगी। तो यो वो नॉट फॉरगेट, ये जो सारे लफ्ज़ हैं हम लोगों ने इनको अंडरलाइन पैराग्राफ में कर लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ, 60 से 70 लाइन्स का पैराग्राफ लिखे हैं अबाउट, किसके बारे में, व्हाट यू विल डू टू द कमिंग वीकेंड, आप इस ये जो वीकेंड आने वाला है इसमें आप क्या करेंगे। रिमेंबर टू यूज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, याद रखें कि आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ करना है। तो ऑन द कमिंग वीकेंड आने पर आई विल वॉक अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठूँगी। विल जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग के लिए यूज़ होगा। एंड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, और मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊँगी। एंड आई विल क्लीन माई रूम एंड हेल्प माई मदर इन द किचन, मैं अपना कमरा साफ़ करूँगी और अपनी मम्मा के साथ किचन में मदद करवाऊँगी। इन द आफ्टरनून, और दोपहर में आई विल रीड अ न्यू बुक, मैं एक अच्छी सी किताब पढ़ूँगी। और एंड राइट इन माई डायरी, और मैं वो डायरी में लिखूँगी। आई विल आल्सो कॉल माई कज़न्स, मैं अपने कज़नों को कॉल करूँगी। एंड टॉक, और उनके साथ बातें करूँगी। टू हर फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए। एट नाइट, रात में आई विल लिसन टू म्यूज़िक, मैं गाने सुनूँगी। एंड स्लीप अर्ली टू स्टे फ्रेश, और जल्दी सो जाऊँगी सुबह जल्दी उठने के लिए। तो हमारी यूनिट 3 की जो वोकेबलरी एंड ग्रामर है इसकी ये जो लास्ट क्वेश्चन था ये ख़त्म हो गया है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।